स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग बायोलॉजी का अगला चैप्टर पादप जगत का वर्गीकरण देखेंगे। ये क्लासेज एनटीपीसी एसएससी जीडी आज परीक्षाओं को ध्यान में रख के चलाई जा रही हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुँच सके। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? एंगलर, अरस्तु, लीनियस, थियोफ्रेस्टस। तो किसको कहा जाता है? लीनियस जी को। कार्ल लीनियस जी को वर्गीकी का यानी प्लांट किंगडम का जनक कहा जाता है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प। ठीक है, टेक्सोनॉमी के जनक कौन है? लीनियस जी। ये स्वीडिश के वैज्ञानिक थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? लीनियस, थियोफ्रेस्टस, इचिनसन, एंगलर। तो कौन है? लीनियस जी। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्गीकी का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया? भारतीय, जर्मन, स्वीडिश, ब्रिटिश। तो अभी आपने देखा कि वर्गीकी के पितामह कौन है? कार्ल लीनियस। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? स्वीडिश के। यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प। ठीक है, इन्हें आधुनिक वर्गीकी के पिता के रूप में जाना जाता है। पुष्पी पादपों को किसमें रखा गया है? बायोफ्राइटस, क्रिप्टोगैमस, फैनरोगैमस, टेरिडोफाइटस। तो किसमें रखा गया है इसको? फैनरोगैम्स में। ठीक है, यानी विकल्प कौन सही हो जाएगा? बी विकल्प। सभी पुष्पी पादपों को फैनरोगैम्स में रखा गया है। फैनरोगैम्स में होता क्या है? ये भ्रूण जो है बीज के भीतर होता है। ठीक है, इसमें प्रजनन जो है वो पूर्ण प्रजनन जो है ऊतक की उपस्थिति में होता है। ठीक है, तो सभी पुष्पी पादपों को किस में रखा गया है? फैनरोगैम्स में रखा गया है। विकल्प बी सही हो जाएगा। आप पुष्पी पादपों को किस में रखा गया है? क्रिप्टोगैम्स में, फैनरोगैम्स में, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में। तो देखिए क्रिप्टोगैम्स में अपुष्पी पादपों को रखा गया है। ठीक है, जिनमें प्रजनन ऊतकों की सहायता से ना होकर बीजाणुओं की सहायता से होता है। ठीक है, इनको क्रिप्टोगैमस में रखा गया है। ये अपुष्पी पौधे में आते हैं और पुष्पी पौधों को फैनरोगैम्स में रखा गया है। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? जीन्स, फैमिली, स्पेसीज, ऑर्डर। तो वर्गीकी की आधारीय इकाई क्या है? स्पेसीज। ठीक है, ये चार्ल्स डार्विन जी की एक पुस्तक है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, हिंदी में इसको प्रजातियों की उत्पत्ति पर आधारित ये पुस्तक है। इसको किसने लिखा है? चार्ल्स डार्विन जी ने। ठीक है, तो वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? स्पीसीज। यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प। हाइड्रोफाइट्स होते हैं समुद्री जीव, जलीय पौधे, पादप रोग, जड़ विहीन पौधा। तो ये जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं ये जलोद्भिद यानी जलीय पौधे होते हैं। हाइड्रो शब्द अगर आपको कहीं लिखा दिखे तो वो जलीय से संबंधित है। तो हाइड्रोफाइट्स कैसे पौधे होते हैं? जलीय पौधे। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधे के नामों को दो शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके वंश तथा जाति, जाति तथा किस्म, कुल तथा वंश, गण तथा कुल। तो देखिए द्विनाम पद्धति में पहला जो होता है वो वंश बताता है और दूसरा उसकी जाति बताती है, इसलिए विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? कार्ल लीनियस जी। ठीक है, जैसे प्याज का नाम होता है आगे मिलेगा आपको एलम सोपा। तो एलम जो है ये इसका वंश बताता है और सोपा इसकी जाति बताती है। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? आवृत्त बीजी, अनावृत बीजी, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स।
तो जिन पौधों में बीज तो बनते हैं लेकिन पुष्प नहीं लगते, इन्हें अनावृत बीजी पौधे कहते हैं। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, अनावृत बीजी पौधे। ठीक है, ऐसे पौधे और वृक्षों को अनावृत कहा जाता है जिनमें जैसे देखिए ये नग्न बीज होता है जिसमें। ठीक है, जीवाणुओं की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग, लेम्बल, टेमिन, ल्यूएनहुक। तो किसने की थी? जीवाणुओं की खोज ल्यूएनहुक ने की थी, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। 1682 के आसपास इन्होंने जीवाणुओं की खोज की थी। इन्हें जीवाणु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, जीवाणुओं का नाम किसने दिया था? जीवाणु ये एरेनबर्ग ने दिया था। ठीक है, जब ये पूछेगा कि जीवाणुओं का को नाम किसने दिया, तो वो एरेनबर्ग ने दिया, लेकिन जीवाणुओं की खोज किसने की? ल्यूएनहुक ने की। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जीवाणुओं से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? सभी जीवाणु स्वपोषी होते हैं, सभी जीवाणु विविधपोषी होते हैं, अधिकांश जीवाणु विविधपोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं, सभी जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं। तो देखिए इसमें विकल्प सही हो जाएगा, अधिकांश जीवाणु जो हैं वो विविधपोषी होते हैं लेकिन कुछ जीवाणु जो है वो स्वपोषी भी होते हैं, इसलिए विकल्प सी सही हो जाएगा। जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि ये गति नहीं कर सकते, इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, ये विखंडन द्वारा गुणन कर सकते हैं, ये सभी जगह पाए जाते हैं। तो देखिए जीवाणुओं में जो क्या है वो बहुत कठोर कोशिका भित्ति होती है, इसलिए इनको पौधा माना गया, क्योंकि पौधों में भी कोशिका भित्ति बहुत कठोर होती है, इसलिए इन्हें पौधों की श्रेणी में माना जाता है। तो इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, इसलिए जीवाणुओं को पौधा माना जाता है। विकल्प बी सही हो जाएगा। जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य कला, राइबोसोम, सूत्र कणिका। तो देखिए जीवाणुविक कोशिकाओं में सूत्र कणिका नहीं होता है। ठीक है, जीवाणु कोशिकाओं में डीएनए, आरएनए, प्रोटीन आदि ये सब तो पाए जाते हैं, फोस्फोलिपिड भी पाया जाता है, लेकिन इनमें सूत्र कणिका जो है वो नहीं पाया जाता है। तो जीवाणुओं में क्या नहीं पाया जाता है? जीवाणुविक कोशिकाओं में सूत्र कणिका, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? क्षणरूपी, गोल, सर्पिल, कौमरूपी। तो क्या होती है जीवाणुओं की साधारण आकृति? ये क्षण रूपी होती है। ठीक है, क्षण के समान होती है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प। जीवाणु जो है वो एक कोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है, गोल भी होती है इनकी आकृति, लेकिन साधारणतया आपसे पूछता है कि सामान्यतया, तो सामान्यतया क्षण के रूप में ही होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटा होता है कहलाता है गोलाणु, वाइब्रियो, दंडाणु, स्पाइरिला। तो क्या कहलाता है? गोलाणु कहलाता है, जो सबसे छोटे आकार में होगा। ठीक है, वैसे तो इनकी आकृति सामान्यतः क्षण के रूप में होती है, लेकिन जो छोटे जीवाणु होते हैं उनकी गोल भी होती है, इसलिए गोलाणु सही हो जाएगा। विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं डिप्लोकोकस, बैसिलस, कोकस, स्पाइरिलम। तो सर्पिल जीवाणु को क्या कहते हैं? सर्पिल जीवाणु को स्पाइरिलम कहते हैं। ठीक है, इसको सर्पिल मतलब कुंडलिन, जो कुंडली मारता है, जैसे जिसमें कुंडली, सांप को आप लोग देखे होंगे कुंडली मारता हुआ, उसी को सर्पिल भी कहते हैं। ठीक है, ये मुड़े हुए रूप में नहीं, अर्थात घुमाव वाले होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक गोल जीवाणु कहलाता है वाइब्रियो, बैसिलस, कोकस, स्पाइरिल। तो क्या कहलाएगा ये? ये कहलाएगा, ये कोकस कहलाएगा। ठीक है, गोल जीवाणु जो है गोलाकार या कोकस। ठीक है, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, कोकस।
ये सबसे छोटा जीवाणु होता है। अभी आगे क्वेश्चन में आया था कि सबसे छोटे जीवाणु की आकृति कैसी होती है, गोलाकार, अर्थात कोकस। विकल्प सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है, कवक में, लाइकेन में, जीवाणु में, हरे शैवाल में। तो केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है आपसे पूछ रहा है, कवक में, लाइकेन, जीवाणु, हरे शैवाल। तो देखिए कवक में केंद्रक होता है, लाइकेन में भी होता है, हरे शैवाल में भी होता है, लेकिन जीवाणु में केंद्रक अनुपस्थित होता है, इसलिए विकल्प सी सही हो जाएगा। क्योंकि जीवाणु जो है वो एक कोशिकीय जीव हैं। इनका आकार कुछ मिलीमीटर तक क्षण की आकृति के नुमा या गोलाणु भी होता है। जो छोटे जीवाणु होते हैं उनकी आकृति गोल होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं, शैवाल, कवक, जीवाणु, कीट। तो सबसे अधिक संख्या में जीवाणु आपको मिलेंगे, क्योंकि ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है, जीवाणुओं का अध्ययन किसमें किया जाता है, बैक्टीरियोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, इनकी बैक्टीरियोलॉजी की एक शाखा और है सूक्ष्म जैविकी। ठीक है, उसका अध्ययन किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है श्वसन मूल, मध्यकाय, वर्णकी लवक, जीनधार। तो ये क्या कहलाता है, वर्णकी लवक। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला जो प्रकाश संश्लेषण होता है इसको क्या बोलते हैं, वर्णकी लवक। ठीक है, ठीक है, इसको वर्णकी लवक या क्रोमाटोफोरस कहते हैं। ये प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बनाने में सक्षम होते हैं, वर्णकी लवक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पाश्चर प्रसिद्धि है प्रोटीन संश्लेषण के लिए, सूक्ष्मदर्शी के अनुवेशन के लिए, रोगों की जर्म थ्योरी के लिए, शराब के किण्वन के लिए। तो ये क्या होता है, इससे पाश्चर विधि में क्या किया जाता है, रोगों की जर्म थ्योरी के लिए। ठीक है, यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी विकल्प, रोगों की जर्म थ्योरी के लिए। उन्होंने जैसे दूध का देखे होंगे कि पाश्चीकृत दूध किया जाता है, तो ये क्यों किया जाता है कि बैक्टीरिया के प्रभाव को कम करने के लिए। ठीक है, ये एक बैक्टीरिया के प्रभाव को कम करने के लिए एक विधि विकसित की गई जिसे पाश्चुराइजेशन कहते हैं। ये इसके जनक कौन है, लुई पाश्चर जी। ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे। निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव कौन है, विषाणु, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, ईस्ट। तो सबसे छोटा जीव आपसे पूछ रहा है, तो सबसे छोटा जीव कौन हो जाएगा, प्लाज्मा, यानी माइकोप्लाज्मा। विकल्प आप में कौन सा दिया है, माइकोप्लाज्मा। इसी को प्लाज्मा भी बोलते हैं। इसका आकार 10 मिलीमीटर के आसपास होता है, इसलिए सबसे छोटे जीव के श्रेणी में यही आएगा। चलिए, इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ये ध्यान रखिएगा। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। सबसे सूक्ष्म जीव आपसे पूछेगा तो प्लाज्मा या माइकोप्लाज्मा, विकल्प आप लोग सही करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं कहलाते हैं सड़ने वाले जीवाणु, विनाइट्रीकारी जीवाणु, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, नाइट्रीकारी जीवाणु। तो क्या कहलाते हैं ये, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा है, 78%। लेकिन देखिए, आप लोग देखिए, वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, फिर भी आपको खेतों में यूरिया या नाइट्रोजन की मात्रा को बनाने के लिए डालना पड़ता है यूरिया। ठीक है, तो कुछ ऐसे जीवाणु हैं जो वायुमंडल से सीधे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं, आगे आएगा कि कैसे ऐसे कौन से जीवाणु हैं, वो आप लोग आगे क्वेश्चन में देखेंगे। मूल ग्रंथिकाओं यानी रूट नूडल्स पाई जाती हैं कुछ लेगुमिन्स पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में, केवल कुछ लेगुमिन्स पादपों में, सभी लेगुमिन्स पादपों में किंतु अन्य पौधों में कभी नहीं, सभी पौधों में। तो मूल ग्रंथिकाएं जो हैं कुछ लेगुमिनस पादपों में पाई जाती हैं तथा कुछ अन्य पौधों में भी पाई जाती हैं। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका, एक विकल्प। ये करती क्या है मूल ग्रंथिकाएं, ये वायुमंडल के नाइट्रोजन को जैविक यौगिकों में बदलती हैं।
ठीक है, इसलिए विकल्प ए सही हो जाएगा। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते क्योंकि ये जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। अचार में जीवाणुओं के जीवित रहने के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ नहीं होते हैं। लवण जनन की संदमन करता है, मतलब जब नमक ज्यादा होता है तो वो प्रजनन नहीं कर पाती, जीवाणुओं के जनन के लिए पर्याप्त प्रकाश नहीं मिल पाता। तो देखिए ये जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। जब नमक की मात्रा अधिक हो जाती है तो ये जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और स्वतः ही मर जाते हैं, इसलिए विकल्प ए सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए पानी की सांद्रता अधिक होती है इनमें, इस प्रक्रिया को ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, अब जब ये नमक में रहेंगे तो इनकी जीवाणु की जो कोशिकाएं होती है उस कुंचित हो जाती हैं, इस प्रकार वो जीवित ही नहीं रह पाते, इसलिए अचार में नमक डालना चाहिए। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प। मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है? कैरिनोबैक्टीरियम, इसेचेरिचिया कोलाई, वाइब्रियो कोलोरी, बैसिलस एंथ्रेस। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प कौन सा सही हो जाएगा जो मानव आंत में पाया जाता है? इसेचेरिचिया कोलाई, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, यह मनुष्य और पशुओं की आंत में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तपेदिक टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है? साल्मोनेला, माइकोबैक्टीरियम, डिप्लोकोकस, स्ट्रोपेटोमाइसिस। तो कौन सा है? माइकोबैक्टीरियम। टीबी किससे हो जाता है? माइकोबैक्टीरियम से। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। टीबी एक बहुत घातक बीमारी है। ठीक है, चलिए अच्छा, जो कोढ़ रोग आप देखे होंगे, तपेदिक और कोढ़, ये भी माइकोबैक्टीरियम से होता है। टीबी, तपेदिक और कोढ़, ये तीनों लगभग इसी वंश के माइकोबैक्टीरियम से होते हैं। तो विकल्प तपेदिक आपसे पूछ रहा था, टीबी, तो टीबी माइकोबैक्टीरियम से होता है। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है क्लस्ट्रीडियम टिटेनी द्वारा, क्लस्ट्रीडियम बैटुलिनियम द्वारा, साल्मोनेला टाइफोलिस द्वारा, बैसिलस एंथ्रेसिस द्वारा। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका? क्लस्ट्रीडियम बैटुलिनियम द्वारा। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। ठीक है, इसमें भोजन में विषाक्तता आ जाती है। जैसे बचा हुआ भोजन, बासी भोजन जिसको आप लोग कहते हैं, अधिक समय तक रखे रहने के कारण इसमें जीवाणुओं की मात्रा बढ़ जाती है। वो कौन सा जीवाणु होता है? क्लस्ट्रीडियम बैटुलिनियम। ठीक है, इसकी मात्रा बढ़ जाती है, फिर भोजन क्या हो जाता है? विषैला हो जाता है। इसको खाने से आपको उल्टी, दस्त यानी विषैला प्रभाव होगा, जिसे टॉक्सिन कहते हैं। इस विष को, जो क्लस्ट्रीडियम बैटुलिनियम के बढ़ने से होता है, इसको टॉक्सिन कहते हैं। तो भोजन में टॉक्सिन की मात्रा बढ़ जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं कवकों से, विषाणुओं से, जीवाणुओं से, आवृत बीजियों से। तो एंटीबायोटिक किससे बनाए जाते हैं? जीवाणुओं से। विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? चावल, गेहूं, फली, मकई। तो नाइट्रोजन के स्थितीकरण में आपसे पूछ रहा है, तो नाइट्रोजन के स्थितीकरण में फलीदार फसलें सहायक होती हैं। ठीक है, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? फलीदार फसलें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का अवशोषण, जीवाणुओं का पोषण, जड़ों को लाल रखना, प्रकाश का अवशोषण। तो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में ये जो लेग हीमोग्लोबिन का कार्य है, ये ऑक्सीजन का अवशोषण करता है। लेग हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन का अवशोषण करता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। ठीक है, ऑक्सीजन अवशोषित कर लेता है, फिर जो नाइट्रोजन बचती है उसका फिक्सीकरण हो जाता है। राइजोबियम एक आता है, वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
चाय की पत्तियों की क्यूरिंग में किसका उपयोग किया जाता है? जीवाणु का, कवक का, विषाणु का, शैवाल का। तो चाय की पत्तियों की क्यूरिंग में माइकोकोकस कैंडिसेंस नामक जीवाणु द्वारा चाय की पत्तियों पर किण्वन करा के क्यूरिंग किया जाता है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? जीवाणु। आपसे पूछेगा किस जीवाणु की मदद ली जाती है, तो ध्यान रखिएगा माइकोकोकस कैंडिसेंस। माइकोकोकस कैंडिसेंस नामक जीवाणु से चाय की पत्तियों में क्यूरिंग वाली प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाले मुक्तजीवी जीवाणु कौन से हैं? राइजोबियम, एजियोटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर, एनाबीना। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? मृदा में धान की पैदावार, तो धान की पैदावार बढ़ाने के लिए एनाबीना। ठीक है, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प एनाबीना। एनाबीना नामक जलिया एक ये ट्रेडोफाइट मतलब जो है कि पत्तियों को अंतःजीवों के रूप में देखा जाता है। यह वायुमंडल से नाइट्रोजन के स्थितीकरण का कार्य करता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि धानों के खेत में एक एजोला पौधे को लगाया जाता है, एजोला पौधा बोया जाता है। ठीक है, ये करता क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, जिससे नाइट्रोजन की मात्रा खेत में पूरी हो जाती है। तो इसको क्या कहते हैं? एनाबीना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रशीतन खाद्य प्रशिक्षण में मदद करता है। जीवाणुओं को मारकर जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके, एंजाइम क्रिया को नष्ट करके, खाद्य पदार्थों को बर्फ को परत से ढककर। तो ये क्या करता है? प्रशीतन मतलब फ्रिज। आपने देखा होगा फ्रिज में खाना रखा जाता है, उसी को प्रशीतन भी बोलते हैं। तो जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर देता है ये। ठीक है, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। जैसे प्रशीतन से जब हम लोग खाद को उपचारित करने की या संभालने की प्रक्रिया करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कुछ समय तक खराब नहीं होता है। किस कारण नहीं खराब होता है? यह मतलब उसकी प्रक्रिया को रोक देता है, जो सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा बहुत तेजी से वृद्धि करने की प्रक्रिया होती है उसको कम कर देता है या रोक देता है, बहुत कम कर देता है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर देता है। दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? एसिटोबैक्टर, बैसिलिस, लैक्टोबैसिलिस, ल्यूकोनोस्टोक। तो किसका प्रयोग किया जाता है दही जमाने के लिए? लैक्टोबैसिलिस का। ठीक है, दही जमाने वाले जीवाणु का क्या नाम है? लैक्टोबैसिलिस, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। दूध से दही जमाने में इस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा हो जाता है? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस, नीमोटोड। तो किसके द्वारा? लैक्टोबैसिलिस। ठीक है, वैसे इसका नाम पूछेगा तो बैक्टीरिया एसिडाई लैक्टिसाई जीवाणु में, दूध में ये जीवाणु पाए जाते हैं जिससे लैक्टोज शर्करा बढ़ जाती है। ठीक है, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बैक्टीरिया। दूध किसके द्वारा खट्टा हो जाता है? बैक्टीरिया के द्वारा। निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु है? राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, जैंथोमोनास, स्प्यूडोमोनस। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? नाइट्रोजन यौगीकरण के, तो नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए राइजोबियम। ठीक है, ये एक फलीदार पौधे होते हैं। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, राइजोबियम। ये करते क्या है? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर्वप्रथम वायरस की खोज किसने की थी? स्टॉकमैन, इवानोस्की, स्टेनले, स्मिथ। तो किसने की थी? इवानोस्की ने। वायरस की पूछेगा तो इवानोस्की। ठीक है, और विषाणु की जीवाणु की खोज आपको आगे बताए हैं ल्यूवेनहॉक ने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विषाणु माने जाते हैं सजीव पदार्थ, निर्जीव पदार्थ, सजीव और निर्जीव के बीच का ट्रांजिशनल ग्रुप, सजीव जो गुणन की शक्ति खो चुके हैं। तो विषाणु जो है ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी यानी ट्रांजिशनल ग्रुप माने जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? शैवाल, विषाणु से, लाइकेन, जीवाणु। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विषाणु। विषाणु ये अति आकोशिकीय, इसमें कोई कोशिकाएं नहीं होती है, आकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव होते हैं।
जो जीवाणु थे वो एक कोशिकीय जीव थे, विषाणु जो हैं ये अकोशिकीय जीव हैं, इनमें कोई कोशिका ही नहीं होती है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? वायरस यानी विषाणु। ठीक है, इनमें कोई एंजाइम नहीं पाए जाते। ये सजीव के माध्यम से ही अपने आप को जीवित कर पाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वायरस जो है ये जब तक बाहर है तब तक निर्जीव है, जब ये किसी शरीर में प्रवेश करता है तब ये एक्टिव हो जाता है यानी पुनरुत्पादित हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टीएमबी शब्द संबंधित है जीवोत्पत्ति से, जैव विकास से, विषाणुओं से, विषाणु के प्रजनन से। तो ये जो टीएमबी है, टबैको मोज़ेक वायरस, टीएमबी का फुल फॉर्म क्या होगा? टबैको मोज़ेक वायरस। ये एक विषाणु है। ठीक है, सबसे पहले आविष्कृत होने वाला विषाणु या वायरस यही है। ठीक है, विषाणुओं की खोज किसने की थी? आयोनोस्की ने 1892 में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है जीवाणु, कवक, विषाणु, प्रोटोजोआ। तो ये जो हाइड्रोफोबिया है ये किससे होगा? ये विषाणु से। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुत्ते के काटने से किस विषाणु द्वारा घातक रोग उत्पन्न होता है? तो कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया हो जाता है। विकल्प बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बस आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुंच सके। धन्यवाद।